हेलो एवरीवन, मैं रितिका सिंह आप सभी का यूनिक साइंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो जैसा कि फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी के अंदर जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो था टैक्सोनॉमी, हिंदी में जिसे वर्गीकी के नाम से जो है वो जाना जाता है। वर्गीकी का मतलब क्या है, टैक्सोनॉमी का मतलब क्या है। बेसिकली मैंने आपको बताया था कि टैक्सोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ साइंस, यानी वर्गीकी विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत हम जीवों का नामकरण और वर्गीकरण जो है वो उसका अध्ययन करते हैं कि कैसे जीवों का हम नामकरण करेंगे, कैसे जीवों का हम वर्गीकरण करेंगे। इंग्लिश वाले बच्चे याद रखेंगे दैट टैक्सोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब इसमें हमने ये देखा था कि नॉर्मली जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको किस बेसिस पर और किस तरह जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। वहां पर हमने डिफरेंट क्लासिफिकेशन में किंगडम कॉन्सेप्ट जो है वो पढ़े थे, यानी वर्गीकरण में हमने बहुत सारे जगत प्रणाली जो है वो पढ़ी थी, जिसमें द्विजगत प्रणाली या जिसे इंग्लिश में हम टू किंगडम कॉन्सेप्ट कहते हैं, दैट वाज आई कैन से प्रपोज्ड बाय द कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस ने द्विजगत प्रणाली जो है वो प्रतिपादित की, जिसमें जितने भी पृथ्वी के ऊपर सजीव हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उनको दो किंगडम में, यानी एक तो हमारा प्लांटी किंगडम यानी पादप जगत और दूसरा हमारा एनिमेलिया या जंतु जगत जो है उसमें विभेदित कर दिया। यानी बेसिकली आई कैन से दैट इन टू किंगडम कॉन्सेप्ट Carolus Linnaeus divided all the living organism into two kingdoms, the Plantae and the Animalia. Carolus Linnaeus ने द्विजगत प्रणाली के अंतर्गत पृथ्वी पर उपस्थित सभी सजीवों को दो समूहों में या दो जगत में बांट दिया। एक था पादप जगत और दूसरा था जंतु जगत। उसके बाद में मैंने आपको बोला कि कैरोलस लीनियस की टू किंगडम कॉन्सेप्ट के बाद में हमारे अर्नेस्ट हैकल थे, साइंटिस्ट का नाम अर्नेस्ट हैकल। उन्होंने थ्री किंगडम कॉन्सेप्ट दिया और एक न्यू किंगडम, एक नया जगत इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम था प्रोटेस्टा। फिर उसके बाद में हमारा फोर किंगडम कॉन्सेप्ट आया, चार जगत प्रणाली आई और चार जगत प्रणाली में साइंटिस्ट का नाम था कॉपलैंड और कॉपलैंड ने एक न्यू मैं बोल सकती हूँ किंगडम को इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम था मोनेरा। मोनेरा आपको पता है जिसमें सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो इंक्लूड किए जाते हैं, यानी सभी सूक्ष्म जीवों को सम्मिलित जो है वो किया जाता है। उसके बाद में हमारे साइंटिस्ट आए प्रॉपरली जिनका नाम है आर.एच. व्हिटेकर और आर.एच. व्हिटेकर ने फाइव किंगडम कॉन्सेप्ट दिया, यानी पांच जगत प्रणाली दी और पांच जगत में एक नया जगत जो है वो शामिल किया जिसका नाम था कवक जगत या फिर जिसे इंग्लिश में कहा जाता है फंजाई किंगडम। अगर मैं प्रेजेंटली क्लासिफिकेशन की बात करती हूँ, मतलब प्रेजेंट में जो वर्गीकरण हम पढ़ रहे हैं वहां पर हम जो हमारे आर.एच. व्हिटेकर का फाइव किंगडम कॉन्सेप्ट है यानी पांच जगत प्रणाली है उसको मैं बोल सकती हूँ मोर वैलिड जो है वो माना जाता है, बहुत अच्छे से उसे उचित माना जाता है और उसी के आधार पर पूरा जो वर्गीकी है उसी के आधार पर जो पूरा वर्गीकरण है वो किया जाता है। यानी बेसिकली आई कैन से द फाइव किंगडम कॉन्सेप्ट ऑफ आर.एच. व्हिटेकर इज मोर वैलिड टिल नाउ। अभी तक बहुत अच्छा मैं बोल सकती हूँ क्लासिफिकेशन है और यू ऑल नो दैट इन द क्लासिफिकेशन ऑफ आर.एच. व्हिटेकर वी डिवाइडेड ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू फाइव किंगडम, यानी जो हमारे आर.एच. व्हिटेकर का वर्गीकरण था उसमें हमने पृथ्वी पर उपस्थित सभी सजीवों को पांच जगत में बांटा था। पहला था मोनेरा, दूसरा था प्रोटेस्टा, तीसरा था फंजाई जिसे हिंदी में कवक के नाम से भी जानते हैं, चौथा था आपका प्लांटी और पांचवा था एनिमेलिया। अब क्योंकि यहाँ पर हम जूलॉजी पढ़ रहे हैं, बिकॉज हियर वी आर डिस्कसिंग अबाउट द जूलॉजी, तो हमें जो एनिमल किंगडम है उसको डिटेल में पढ़ना है। एनिमल किंगडम तक हमने डिवीजन जो है वो आर.एच. व्हिटेकर के क्लासिफिकेशन में देख लिया, लेकिन एनिमल किंगडम का आगे जो है वो किस तरीके से वर्गीकरण किया जाता है, यानी उसका फर्दर क्लासिफिकेशन किया कैसे किया जाता है, वो हम आज की क्लास में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो हेडिंग डालेंगे जंतुओं का वर्गीकरण, हेडिंग डालेंगे जंतुओं का वर्गीकरण, जंतुओं का वर्गीकरण, इंग्लिश में लिखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। जंतुओं का वर्गीकरण इंग्लिश में लिखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, जंतुओं का वर्गीकरण। ठीक है, अब जंतुओं का वर्गीकरण जब हम करेंगे तो वहां पर बहुत सारे उनके लक्षण होंगे, यानी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक होंगे एनिमल्स के, और उन डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पर जो हमारे एनिमल्स है उनको अलग अलग मैं बोल सकती हूँ ग्रुप्स में या अलग अलग समूह में क्या किया जाएगा, वर्गीकृत जो है वो किया जाएगा। तो लिखेंगे जंतुओं को
जंतुओं को विभिन्न लक्षणों के आधार पर, जंतुओं को विभिन्न लक्षणों के आधार पर, जंतुओं को विभिन्न लक्षणों के आधार पर विभिन्न भागों में, विभिन्न भागों में, विभिन्न भागों में बांटा जाता है, विभिन्न भागों में बांटा जाता है, विभिन्न भागों में बांटा जाता है। अब कौन कौन से लक्षण हैं वो हम देखेंगे। इंग्लिश वाले स्टूडेंट लिखेंगे, इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे, एनिमल्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स, एनिमल्स आर डिवाइडेड animals are divided into different groups on the basis of their on the basis of their on the basis of their basis of their on the basis of their different characteristic, on the basis of their different characteristic। अब डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक कौन से हैं जिनके बेसिस पर हम डिफरेंट ग्रुप बनाएंगे एनिमल्स का? पहला लिखेंगे पृष्ठरज्जु, पहला लिखेंगे पृष्ठरज्जु, पृष्ठरज्जु जिसे इंग्लिश में कहते हैं नोटोकॉर्ड, पृष्ठरज्जु या इंग्लिश में कहते हैं नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड। लिखेंगे पृष्ठरज्जु की उपस्थिति, पृष्ठरज्जु की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति के आधार पर, पृष्ठरज्जु की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति के आधार पर जंतुओं को दो भागों में बांटा जाता है, जंतुओं को दो भागों में बांटा जाता है। नोटोकॉर्ड की प्रेजेंस के बेसिस पर ऑर्गेनिज्म को दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं, द कॉर्डेटा एंड द नॉन कॉर्डेटा। तो लिखेंगे on the basis of presence of notochord, on the basis of presence or on the basis of presence or on the basis of presence or absence of, on the basis of presence oblique करके absence of notochord animals are divided into टू ग्रुप्स। अब दो ग्रुप वो होंगे जिसमें एक के पास में नोटोकॉर्ड होगी और दूसरे के पास में नोटोकॉर्ड नहीं होगी, यानी एक के पास में नोटोकॉर्ड जो है वो प्रेजेंट होगी और दूसरे के पास में नोटोकॉर्ड जो है वो क्या होगी, एब्सेंट होगी। ठीक है, तो एक बार देखते हैं।
हाँ जी। तो चलिए, नोटोकॉर्ड की प्रेजेंस के बेसिस पर अगर मैं बात करती हूँ, नोटोकॉर्ड की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर अगर मैं बात करती हूँ, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम दो ग्रुप में बांट सकते हैं। एक हो जाता है आपका एक हो जाता है आपका अपृष्ठवंशी अपृष्ठवंशी इंग्लिश में कहेंगे नॉन कॉर्डेटा। हिंदी वाले स्टूडेंट भी नॉन कॉर्डेटा जो है वो याद रखेंगे, तो नॉन कॉर्डेटा। और दूसरा हो जाएगा पृष्ठवंशी पृष्ठवंशी जिसे इंग्लिश में कहेंगे कॉर्डेटा। इंग्लिश में कहेंगे कॉर्डेटा। ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ notochord or the absence of notochord, we can divide all the animals into two group। दो ग्रुप में बांट सकते हैं, एक नॉन कॉर्डेटा, दूसरा कॉर्डेटा। एक को अपृष्ठवंशी कहेंगे, दूसरे को पृष्ठवंशी कहेंगे। अगर मैं इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर की बात करूं तो एक के पास में नोटोकॉर्ड जो है वो एब्सेंट होगी। पहला वाला जो है अपृष्ठवंशी, जिसे इंग्लिश में हम नॉन कॉर्डेटा बोल रहे हैं, इनके पास में नोटोकॉर्ड जो है वो एब्सेंट होगी। दूसरे के पास में जो नोटोकॉर्ड है वो प्रेजेंट होगी। तो एक बार दो में डिवाइड करेंगे और दोनों के लिए लिख लेंगे। एक बार दो ग्रुप में डिवाइड करेंगे और फिर लिखेंगे अपृष्ठवंशी में लिखेंगे वह जंतु जिनमें वह जंतु जिनमें वह जंतु जिनमें पृष्ठरज्जु वह जंतु जिनमें पृष्ठरज्जु ऑब्लिक करके नोटोकॉर्ड अनुपस्थित होती है। नोटोकॉर्ड अनुपस्थित होती है। नोटोकॉर्ड अनुपस्थित होती है। नॉन कॉर्डेटा या फिर अपृष्ठवंशी कहलाते हैं। नॉन कॉर्डेटा या फिर अपृष्ठवंशी कहलाते हैं। अपृष्ठवंशी कहलाते हैं। दूसरे वाले में उपस्थित हो जाएगी, तो वह जंतु जिनमें पृष्ठवंशी में लिखेंगे वह जंतु जिनमें पृष्ठरज्जु पृष्ठरज्जु वह जंतु जिनमें पृष्ठरज्जु ऑब्लिक करके नोटोकॉर्ड उपस्थित होती है। नोटोकॉर्ड उपस्थित होती है। इंग्लिश वाले स्टूडेंट लिखेंगे नॉन कॉर्डेटा में द एनिमल्स विच हैव द एनिमल्स विच हैव द एनिमल्स विच हैव नोटोकॉर्ड विच डोंट हैव लिखेंगे। अच्छा, नोटोकॉर्ड लिख रहे हैं ना, नॉन कॉर्डेटा में लिख रहे हैं, तो विच डोंट हैव नोटोकॉर्ड द एनिमल्स विच डोंट हैव नोटोकॉर्ड are known as the non chordata are known as the non chordata are known as the non chordata non chordata non chordata ठीक है। कॉर्डेटा में लिखेंगे द एनिमल्स विच हैव द एनिमल्स विच हैव the animals which have notochord in their body the animals which have notochord in their body notochord in their body is known as is known as is known as chordata is known as chordata। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक पूरा होता है, नोटोकॉर्ड होगी तो नॉन कॉर्डेटा और नोटोकॉर्ड नहीं होगी तो नॉन कॉर्डेटा। हिंदी में अगर जो पृष्ठरज्जु है वो अनुपस्थित होगी तो अपृष्ठवंशी, और अगर उपस्थित होगी तो पृष्ठवंशी। अब सेकंड पढ़ते हैं, सेकंड फीचर जिसके बेसिस पर आप लिविंग ऑर्गेनिज्म में एनिमल्स जो है उनको डिवाइड कर सकते हो। तो सेकंड हो जाएगा सिमेट्री। हिंदी में कहा जाता है सममिति। सिमेट्री या फिर सममिति। सिमेट्री लिखेंगे सममिति के आधार पर जंतुओं को
तीन भागों में, तीन भागों में बांटा जाता है, तीन भागों में बांटा जाता है, तीन भागों में बांटा जाता है। इंग्लिश वाले स्टूडेंट लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री, ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री, on the basis of symmetry, animals are divided into, animals are divided into, animals are divided into three groups, three groups, three groups. ठीक है, पहला लिखेंगे असम्मित, पहला लिखेंगे असम्मित, इंग्लिश में लिखेंगे asymmetrical, asymmetrical. पहले मतलब समझ लेते हैं, फिर अपन आगे बात कर लेंगे। सिमेट्री का मतलब क्या है? सिमेट्री या सममित का मतलब है आप किसी अगर स्पेसिफिक प्लेन से काटोगे अगर ऑर्गेनिज्म को, और अगर वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, यानी दो बराबर भागों में बट जाए, मतलब उसकी सममिति जो है वो या तो हो सकता है अर्य सममित, या फिर वो हो सकता है आपका द्विपार्श्व सममित, बायलैटरल सिमेट्री बोलते हैं, रेडियल सिमेट्री बोलते हैं। अगर आप उसे किसी भी स्पेसिफिक प्लेन से काटो, यानी किसी भी अक्ष से काटो, और वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड ना हो, यानी टू इक्वल पार्ट्स जो है वो ना बने, तो वो ऑर्गेनिज्म हमारा असिमेट्रिकल हो जाएगा या असममित हो जाएगा। अगर दो बराबर भागों में बांट पाओगे तो सिमेट्रिकल है, अगर दो बराबर भागों में नहीं बांट पा रहे, यानी कट नहीं कर पा रहे आप उसको, तो वो आपका असिमेट्रिकल हो जाएगा। तो पहला असिमेट्रिकल लिखा है, बाकी जो दूसरा में सिमेट्रिकल में भी दो आ जाते हैं, वो क्या रहेंगे वो देखेंगे। जैसे अगर हम हमारी बात करते हैं, तो हमें अगर इस प्लेन से कट करते हैं, है ना, इस वाले प्लेन से कट करते हैं, तो हमारी ह्यूमन बॉडी को वी कैन डिवाइड इनटू टू इक्वल हाफ, दो इक्वल हाफ में बांट सकते हैं, तो वी आर सिमेट्रिकल। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो सिमेट्री जिनकी नहीं होती, जिनको दो बराबर भागों में बांटना जो है वो पॉसिबल नहीं होता। तो असममित में लिखेंगे, असममित में लिखेंगे, असममित में लिखेंगे जब जंतुओं को, जब जंतुओं को किसी भी, किसी भी अक्ष से काटकर, किसी भी अक्ष से काटकर दो बराबर भागों में, बराबर पार्ट होने चाहिए, दो पार्ट तो आप कर सकते हो लेकिन इक्वल होने चाहिए, तो दो बराबर भागों में, दो बराबर भागों में बांटा, दो बराबर भागों में बांटा ना जा सके, दो बराबर भागों में बांटा ना जा सके। इंग्लिश वाले स्टूडेंट लिखेंगे असिमेट्रिकल में, असिमेट्रिकल में लिखेंगे व्हेन एनिमल बॉडी, when animal body cannot be divided into, cannot be divided into, when animal body cannot be divided into, cannot be divided into two equal halves, two equal halves, two equal halves, by cutting from, by cutting from any plane, by cutting from any plane, मतलब किसी भी प्लेन से कट करके आप दो इक्वल हाफ में नहीं बांट सकते। अगर इसका एग्जाम्पल पूछेगा तो लिखेंगे मोलस्का के, एग्जाम्पल लिखेंगे मोलस्का के, मोलस्का के गैस्ट्रोपोडा, मोलस्का के गैस्ट्रोपोडा जंतु, मोलस्का के गैस्ट्रोपोडा जंतु। स्पेसिफिकली अगर एग्जाम्पल ही पूछ ले तो फिर पाइला याद रख लेना, पाइला। ठीक है, इंग्लिश वाले स्टूडेंट लिख लेंगे एग्जाम्पल, गैस्ट्रोपोडा एनिमल्स ऑफ, गैस्ट्रोपोडा एनिमल्स ऑफ, गैस्ट्रोपोडा एनिमल्स ऑफ, गैस्ट्रोपोडा एनिमल्स ऑफ
मोलस्का, और पर्टिकुलर एग्जाम्पल इज पाइला। चलिए सेकंड लिखेंगे द्विपार्श्व सममित, द्विपार्श्व सममित, इंग्लिश में लिखेंगे बाइलैटरल सिमेट्री, बाइलैटरल सिमेट्री। लिखेंगे जब किसी विशिष्ट तल, जब किसी विशिष्ट तल ऑब्लिक करके अक्ष से काटने पर, जंतु शरीर दो बराबर भागों में, दो बराबर भागों में बट जाता है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम बायलैटरल सिमेट्री वाला बोलेंगे। जैसे अभी मैंने आपको बोला था कि हमें अगर इस प्लेन से कट करेंगे तो वी कैन हमें हमारी बॉडी को दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं, तो वी ऑल्सो हैव दैट बायलैटरल सिमेट्री, यानी हमारा शरीर जो है वो भी कैसा होता है, द्विपार्श्व सममित होता है। इसके दो एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, एक लिखेंगे मैमिलिया, एक तो एग्जाम्पल लिखेंगे मैमिलिया जिसमें हम आते हैं मैमिलिया, दूसरा लिखेंगे रेप्टिलिया जिसमें स्नैक्स वगैरह आते हैं, तो एक हो जाएगा मैमिलिया, दूसरा लिखेंगे रेप्टिलिया। किसी स्पेसिफिक प्लेन से कट करोगे तो दो इक्वल हाफ में क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे। ठीक है, चल तीसरा लिखेंगे अरीय सममिति, अरीय सममिति, इंग्लिश में रेडियल सिमेट्री, सममिति लिख देंगे, इंग्लिश में लिखेंगे रेडियल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री, और इसमें लिखेंगे जब किसी भी अक्ष से काटने पर, जब किसी भी अक्ष से काटने पर, मतलब किसी भी प्लेन से कट करो, तो जब किसी भी अक्ष से काटने पर जंतु शरीर दो बराबर भागों में, जंतु शरीर दो बराबर भागों में, दो बराबर भागों में बट जाता है, मतलब किसी भी प्लेन से काटो तो दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इंग्लिश वाले स्टूडेंट लिखेंगे when animal body get divided into two equal halves, when animal body get divided into two equal halves, by cutting from any plane, मतलब किसी भी प्लेन से काटोगे तो दो इक्वल हाफ में बट जाएगा। एक पॉइंट और लिखेंगे, इनके शरीर की एक सतह पर मुख, तथा दूसरी सतह पर गुदा यानी एनस, गुदा या फिर एनस होता है।
गुदा या एनस होता है, गुदा या एनस होता है। एक सरफेस पे माउथ होगा और दूसरी सरफेस पे एनस होगा, है ना, एक सेम सरफेस पे माउथ और एनस नहीं होता। तो इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे हैव माउथ दे हैव माउथ ऑन वन सरफेस, दे हैव माउथ ऑन वन सरफेस, दे हैव माउथ ऑन वन सरफेस एंड 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 एनस ऑन एंड एनस ऑन एंड एनस ऑन अनदर सरफेस, अनदर सरफेस। चलो ठीक है, एग्जाम्पल लिखेंगे सीलेंट रेटा, एग्जाम्पल लिखेंगे सीलेंट रेटा, इंग्लिश में लिखेंगे सीलेंट रेटा, फिर लिखेंगे टीनोफोरा, टीनोफोरा, सीलेंट रेटा, टीनोफोरा, और फिर लिखेंगे इकाई नॉर्डर मेटा के कुछ सदस्य, इकाई नॉर्डर मेटा के कुछ सदस्य। इंग्लिश वाले स्टूडेंट लिखेंगे सम मेंबर्स ऑफ इकाई नॉर्डर मेटा, सब मेंबर्स ऑफ इकाई नॉर्डर मेटा। तो जो अरीय समिति होती है उसके 3 एग्जाम्पल लिखेंगे, सीलेंट रेटा, टीनोफोरा एंड सम मेंबर्स ऑफ इकाई नॉर्डर मेटा, इकाई नॉर्डर मेटा। ठीक है, 3 टाइप हमने सिमेट्री के बेसिस पे देख लिए, समिति के आधार पर 3 प्रकार देख लिए। एक जिनकी कोई सिमेट्री नहीं थी यानी असिमेट्रिकल, असिमेट्रिकल का मतलब किसी भी प्लेन से कितना ही नाप जोक करके, कितना ही मेजरमेंट करके काटने की कोशिश करोगे तो भी 2 इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर सकते। सेकेंड इज द बाइलेटरल सिमेट्री, द्विपार्श्व सममित भी बोल सकते हैं जिसे हम। द्विपार्श्व सममित का मतलब है एक स्पेसिफिक प्लेन से कट करोगे यानी एक विशिष्ट तल से काटोगे तो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हो, लेकिन याद रखना स्पेसिफिक प्लेन होगा, विशिष्ट तल होगा, तभी आप 2 बराबर भागों में बांट सकते हो। जैसे एग्जाम्पल में देखा हमने रेप्टिलिया और मैमेलिया, जिसमें हम भी आ जाएंगे। तीसरा आपका रेडियल सिमेट्री है जिसे हिंदी में कहा जाता है अरीय सममिति। पहले वाले में बाइलेटरल सिमेट्री में स्पेसिफिक प्लेन था, यहाँ पर से कोई सा भी प्लेन होगा, कोई सा भी मैं बोल सकती हूँ अक्ष होगा, कोई सा भी तल होगा, जहां से आप काटोगे तो 2 बराबर भागों में आप बांट सकते हो एनिमल्स को, वो हमारा हो जाएगा रेडियल सिमेट्री या फिर अरीय सममिति। अरीय सममिति के 3 एग्जाम्पल हमने देख लिए, पहला हमने पढ़ा था सीलेंट रेटा, दूसरा हो जाएगा टीनोफोरा एंड उसके बाद में सब मेंबर्स ऑफ इकाई नॉर्डर मेटा। और इसी के साथ में हमारा सेकंड जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है दैट वाज द सिमेट्री या फिर सममिति, वो होता है पूरा। अब पढ़ते हैं तीसरा लक्षण जिसके आधार पर जंतुओं को बांटेंगे। तीसरा लक्षण है, ठीक है, इंग्लिश में जिसे कहते हैं सीलोम और हिंदी में कहा जाता है देह गुहा, देह गुहा, देह गुहा, इंग्लिश में कहेंगे सीलोम, देह गुहा या इंग्लिश में कहा जाएगा सीलोम। लिखेंगे देह गुहा के आधार पर, देह गुहा के आधार पर जंतुओं को तीन समूहों में, तीन समूहों या भागों में बांटा जाता है। बांटा जाता है। इंग्लिश वाले स्टूडेंट लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सीलोम, on the basis of coelom, on the basis of coelom, animals are divided into
three groups. On the basis of coelom, animals are divided into three groups. पहला लिखेंगे आह आदेह गुह्य, आदेह गुह्य, इंग्लिश में कहा जाएगा आसीलोमेट, आसीलोमेट। आ जहां पर आ जाए वहां पर एब्सेंट मान लेना आप, तो इंग्लिश में लिख लेंगे आसीलोमेट, आसीलोमेट। इसमें पहला पॉइंट लिख लेंगे या इसका डायरेक्टली पॉइंट लिखेंगे, इनके शरीर में देह गुहा, इनके शरीर में देह गुहा अनुपस्थित होती है, अनुपस्थित होती है, अनुपस्थित होती है। इंग्लिश वाले स्टूडेंट लिखेंगे सीलोम इज एब्सेंट इन देयर बॉडी, सीलोम इज एब्सेंट इन देयर बॉडी, सीलोम इज एब्सेंट इन देयर बॉडी। एब्सेंट होगी, सीलोम होगी नहीं। एग्जाम्पल लिख लेंगे प्लेटीहेल्मिन्थीज, प्लेटीहेल्मिन्थीज, जिनको हम चपटे क्रमी भी बोलते हैं, प्लेटीहेल्मिन्थीज या जिन्हें कहेंगे चपटे क्रमी। इंग्लिश में हो जाएगा प्लेटीहेल्मिन्थीज एंड फ्लैटफॉर्म्स, प्लेटीहेल्मिन्थीज या फिर इन्हीं को कहा जाता है फ्लैटफॉर्म्स। सबसे पहला जो हमने देखा टाइप ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ सीलोम, जिसे देह गुहा कहते हैं हिंदी में, उसके बेसिस पर कि भाई होगी या नहीं होगी, किस टाइप की है, वही बात करेंगे। तो आसीलोमेट या फिर हिंदी में हमने कहा आदेह गुही है, जिसका मतलब यही है आ से हो जाएगा अनुपस्थित, ए से एब्सेंट याद रख लेना, सीलोमेट मतलब जिनकी बॉडी के अंदर सीलोम। तो इनकी बॉडी के अंदर सीलोम जो है वो क्या होगी, एब्सेंट होगी, ठीक है, एब्सेंट होगी। और बेसिकली मैं बोल सकती हूँ एब्सेंट होगी। और एग्जाम्पल अगर पूछेगा तो दो एग्जाम्पल हो जाएंगे, प्लेटीहेल्मिन्थीज और प्लेटीहेल्मिन्थीज और जिसे हम फ्लैटफॉर्म्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये हो गया पहला। सेकंड लिखेंगे, सेकंड लिखेंगे सेकंड टाइप, जिसे कहेंगे हम कूट देह गुह्य, कूट देह कूट देह गुह्य, इंग्लिश में कहा जाएगा स्यूडोसीलोमेट, स्यूडोसीलोमेट। स्यूडोसीलोमेट। चलिए लिखेंगे इनके शरीर में, इनके शरीर में वास्तविक देह गुहा, वास्तविक देह गुहा अनुपस्थित होती है, वास्तविक देह गुहा अनुपस्थित होती है, तथा उसके स्थान पर, यानी देह गुहा के स्थान पर, उसके स्थान पर एक अन्य गुहा, एक अन्य गुहा उपस्थित होती है, अन्य गुहा उपस्थित होती है, जो ब्लास्टोसिस्ट, जो ब्लास्टोसिस्ट से बनी होती है, जो ब्लास्टोसिस्ट से बनी होती है।
जो ब्लास्टोसिस्ट से बनी होती है। इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे these animals don't have true coelom. These animals don't have don't have these animals don't have these animals don't have true coelom. These animals don't have true coelom. True coeloms. True coeloms. Beside this, beside this, beside this, beside this, they have another cavity. Beside this, they have another cavity. They have an another cavity, which is made up by, which is made up by, which is made up by blastocyst, which is made up by blastocyst, blastocyst. और एग्जाम्पल लिख लेंगे इसका एसके हेलमंथीस, इसका एग्जाम्पल लिखेंगे एसके हेलमंथीस, जिसको राउंड वॉर्म भी बोलते हैं, गोल क्रमी, राउंड वॉर्म भी बोलते हैं, गोल क्रमी। इंग्लिश वाले स्टूडेंट लिख लेंगे एसके हेलमंथीस, एसके हेलमंथीस, और विच इज ऑल्सो नोन एज द राउंड वॉर्म, राउंड वॉर्म, राउंड वॉर्म, एसके हेलमंथीस ऑल्सो नोन एज द राउंड वॉर्म, राउंड वॉर्म। ये हो जाते स्यूडोसिलोमेट, ये हो जाते हैं आपके स्यूडोसिलोमेट। तीसरा लिखेंगे थर्ड, थर्ड लिखेंगे वास्तविक देह गुह्य, वास्तविक वास्तविक देह गुह्य। नाम से ही पता चल रहा है इनमें ट्रू सीलोम प्रेजेंट होगी। इंग्लिश में कहा जाता है ट्रू सीलोमेट, ट्रू सीलोमेट। लिखेंगे इनके शरीर में, इनके शरीर में वास्तविक देह गुहा, वास्तविक देह गुहा यानी सीलोम, वास्तविक देह गुहा यानी सीलोम उपस्थित होती है, उपस्थित होती है, वास्तविक देह गुहा उपस्थित होती है। इंग्लिश वाले स्टूडेंट लिखेंगे, इंग्लिश वाले स्टूडेंट लिखेंगे दे हैव, दे हैव, दे हैव ट्रू सीलोम, they have true coelom in their, they have true coelom in their body, they have
true coelom in their body. They have true coelom in their body. True coelom in their body. ठीक है. And their body cavity is and their body cavity is and their body cavity is lined by, lined मतलब ढकी रहती है, तो their body cavity is lined by mesoderm, lined by mesoderm. ठीक है. तथा इनके शरीर की गुहा, शरीर की गुहा मेसोडर्म परत से, मेसोडर्म परत से ढकी रहती है, मेसोडर्म परत से ढकी रहती है, ढकी रहती है. Their body wall is lined by mesoderm, mesoderm, mesoderm. ठीक है. एग्जाम्पल अगर इसका पूछेगा तो लिख लेंगे एनिलीडा से कॉर्डेटा तक. एग्जाम्पल लिख लेंगे एनिलीडा से, एनिलीडा से कॉर्डेटा तक. एनिलीडा से कॉर्डेटा तक. इंग्लिश वाले स्टूडेंट भी लिखेंगे फ्रॉम एनिलीडा टू, एनिलीडा टू कॉर्डेटा, फ्रॉम एनिलीडा टू कॉर्डेटा. और वैसे मैंने एनिलीडा टू कॉर्डेटा लिखा है, पर आपको पता होना चाहिए एनिलीडा से कॉर्डेटा तक कौन कौन से फाइलम आते हैं. तो ब्रैकेट में लिख लेंगे डायरेक्ट सभी के नाम, सभी के नाम लिख लेंगे. एनिलीडा, एनिलीडा आर्थ्रोपोडा, एनिलीडा आर्थ्रोपोडा, एनिलीडा आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, 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 एनिलीडा आर्थ्रोपोडा मोलस्का, एनिलीडा आर्थ्रोपोडा मोलस्का. इकाई नॉडरमेटा, इकाई नॉडरमेटा, इकाई नॉडरमेटा, इकाई नॉडरमेटा. हेमिकॉर्डेटा, इकाई नॉडरमेटा हेमिकॉर्डेटा. एंड कॉर्डेटा, एंड कॉर्डेटा. चलिए, सीलोम के प्रेजेंस के बेसिस पर हमने 3 टाइप देख लिए. आसीलोमेट जिसे अह देह गुह्य कहा, दूसरा हमने शूडोसीलोमेट देखा, कूट देह गुह्य जिसे कहा, और तीसरा हमने देखा ट्रू सीलोमेट जिसे हमने वास्तविक देह गुह्य जो है वो कहा था. तो बेसिकली हमने, मैं बोल सकती हूँ यहाँ पर टोटल मैं बोल सकती हूँ 3 कैरेक्टरिस्टिक अभी तक हमने देख लिए. पहला पृष्ठ रज्जु या नोटोकॉर्ड की प्रेजेंस के बेसिस पर 2 टाइप हो जाएंगे, नॉन कॉर्डेटा और कॉर्डेटा. एक में आपकी नोटोकॉर्ड होगी, दूसरे में नहीं होगी. सेकंड जो था वो था आपका ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री, यानी सममिति के आधार पर. सममिति के आधार पर 3 टाइप हमने देख लिए. 3 ग्रुप्स में एनिमल को डिवाइड किया, जिसमें पहला है असिमेट्रिकल, दूसरा है बाइलेटरल सिमेट्रिकल और तीसरा है रेडियल सिमेट्रिकल. हिंदी में पहला असममित, दूसरा द्विपार्श्व सममित और तीसरा जो है वो अर्य सममित. फिर उसके बाद में तीसरा हमने देखा देह गुहा या सीलोम के बेसिस पर 3 टाइप के. पहला जिसमें सीलोम प्रेजेंट नहीं है, आसीलोमेट. दूसरा जिसमें सीलोम की जगह पर कोई और बॉडी कैविटी है जिसको हमने शूडोसीलोमेट कहा. और तीसरा जो होता है हमारा, थर्ड जो होता है वो कहलाता है ट्रू सीलोमेट, या जिसे हिंदी में हम वास्तविक देह गुह्य के नाम से जानते हैं. चलिए चौथा पढ़ते हैं. चौथा पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक. चौथा लिखेंगे जनन परतों के आधार पर, जनन परतों के, जनन परत डायरेक्टली लिख देते, कैरेक्टरिस्टिक ही लिखना है तो परत लिख देते. जनन परत इंग्लिश में कहते हैं जर्म लेयर, जर्म लेयर. लिखेंगे जनन परत के आधार पर
जनन परत के आधार पर जंतुओं को, जनन परत के आधार पर जंतुओं को निम्न समूहों में, निम्न समूहों में, निम्न समूहों में वर्गीकृत किया जाता है, निम्न समूहों में वर्गीकृत किया जाता है, वर्गीकृत किया जाता है। इंग्लिश वाले स्टूडेंट लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ, on the basis of, on the basis of, on the basis of presence of germ layer, germ layer, on the basis of presence of germ layer, germ layer, animals are divided into, animals are divided into three groups, animals are divided into three groups, three groups। अब एक तो वो होंगे जिनमें कोई स्पेसिफाइड जनन स्तर होगा ही नहीं, तो जर्म लेयर एब्सेंट, जर्म लेयर एब्सेंट या जनन परत अनुपस्थित, जनन परत अनुपस्थित। फिर दूसरे को लिखेंगे द्विकोरकी, इंग्लिश में कहते हैं डिप्लोब्लास्टिक, द्विकोरकी इंग्लिश में कहा जाता है डिप्लोब्लास्टिक। और फिर हो जाएगा आपका त्रिकोरकी, त्रिकोरकी इंग्लिश में कहते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब पहले वाले का तो नाम से ही पता चल रहा है, लिख लेंगे इनमें, इनमें कोई विभेदित, इनमें कोई विभेदित जनन परत, इनमें कोई विभेदित जनन परत, जनन परत उपस्थित नहीं होती है, जनन परत उपस्थित नहीं होती है, इनमें कोई विभेदित जनन परत उपस्थित नहीं होती है, कोई विभेदित जनन परत उपस्थित नहीं होती है। They don't have specified, they don't have specified, they don't have specified germ layer, they don't have specified germ layer, they don't have specified germ layer। एग्जाम्पल लिख लेंगे पॉरीफेरा, एग्जाम्पल लिख लेंगे पॉरीफेरा, पॉरीफेरा में कोई जर्म लेयर नहीं होती। बाकी डिप्लोब्लास्टिक में पता चल रहा है नाम से 2 जर्म लेयर होंगी और ट्रिप्लोब्लास्टिक में 3 जर्म लेयर होंगी। तो लिखेंगे इनके शरीर में 2 जनन परत, 2 जनन परत उपस्थित होती है। एक हो जाएगी एक्टोडर्म, दूसरी हो जाएगी एंडोडर्म, एक हो जाएगी एक्टोडर्म, दूसरी हो जाएगी एंडोडर्म। इंग्लिश वाले स्टूडेंट लिखेंगे डिप्लोब्लास्टिक में दे हैव 2 जर्म्स लेयर, दे हैव 2 जर्म लेयर, they have 2 germ layer, they have 2 germ layer in their body, in their body, they have 2 germ layer in their body। एग्जाम्पल लिखेंगे सीलेंट्रेटा,
टू जर्म लेयर के नाम लिख लेंगे, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। एक्टोडर्म होगी और एंडोडर्म होगी, मेसोडर्म नहीं होगी। मध्य जो जनन परत है वो नहीं होगी, एक्टोडर्म होगी और मेसोडर्म होगी। एग्जाम्पल लिखेंगे इसका, एग्जाम्पल लिखेंगे सील एंड फ्रेटा, सील एंड फ्रेटा। दूसरा लिखेंगे प्लेटी हेलमंथीस, प्लेटी हेलमंथीस, सील एंड फ्रेटा, प्लेटी हेलमंथीस, और एक टीनोफोरा भी लिख लेंगे, टीनोफोरा। 3 एग्जाम्पल लिख लेंगे, सील एंड फ्रेटा, टीनोफोरा, टीनोफोरा एंड प्लेटी हेलमंथीस। ओवरऑल इनकी बॉडी के अंदर 3 जर्म्स लेयर या 3 जनन परत जो है वो क्या होती है, उपस्थित होती है। नेक्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक में लिखेंगे, इनके शरीर में, इनके शरीर में 3 जनन परतें, 3 जनन परतें उपस्थित होती हैं। पहली हो जाएगी एक्टोडर्म, दो तो सेम ही रहेंगी ये वाली, तो पहली हो जाएगी एक्टोडर्म, दूसरी हो जाएगी मेसोडर्म, एक्टोडर्म, दूसरी हो जाएगी मेसोडर्म, और तीसरी हो जाएगी एंडोडर्म। इंग्लिश वाले स्टूडेंट लिखेंगे, दे हैव 3 germs layer, they have 3 germ layers in their body, in their body, in their body। ठीक है, एग्जाम्पल लिख लेंगे इसका, एग्जाम्पल प्लेटी हेलमंथीस तक तो यहां पर आ गया। एग्जाम्पल लिखेंगे एसके हेलमंथीस, एसके हेलमंथीस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, एनिलिडा, एसके हेलमंथीस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा, और फिर कॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा और फिर कॉर्डेटा। ये वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक होने का मतलब मैंने आपको बता दिया, इनके शरीर के अंदर 3 जनन परतें पाई जाएगी जिनसे विभिन्न संरचनाओं का क्या होगा, निर्माण होगा। बेसिकली दे हैव द 3 जर्म्स लेयर बाय विच देयर ओवरऑल बॉडी इज फॉर्म, जिसपे आपकी पहली हो जाएगी द आउटर वन लेयर इज एक्टोडर्म, द मिडिल वन इज नोन एज द मेसोडर्म एंड द इनर वन इज नोन एज द एंडोडर्म। सबसे बाहरी परत एक्टोडर्म, मध्य परत मेसोडर्म और सबसे आंतरिक परत जो है वो एंडोडर्म। और इसी के साथ में हमारा जो क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम के बेसिस हैं, कैरेक्टरिस्टिक है, लक्षण हैं, जिनके आधार पर हम जंतुओं को अलग अलग समूहों में वर्गीकृत करते हैं, वो टॉपिक होता है पूरा। नेक्स्ट क्लास के अंदर प्रॉपर हम नॉन कॉर्डेटा के अंदर जो हमारे मेंबर्स हैं उनको पढ़ना स्टार्ट करेंगे। नॉन कॉर्डेटा में मैंने आपको बताया था प्रोटोजोआ, मतलब पहले तो प्रोटोजोआ अलग, वैसे तो आर एच विटेकर में जो क्लासिफिकेशन है उसमें प्रोटोजोआ प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर दे रखा है, पर आपका सिलेबस बोल रहा है कि भाई पढ़ाना है तो प्रोटोजोआ पढ़ेंगे। फिर पॉरीफेरा से एक्चुअली में हमारा नॉन कॉर्डेटा स्टार्ट हो जाएगा, तो पॉरीफेरा, सीलैंड क्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटी हेलमंथीस, एसके हेलमंथीस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा और हेमिकॉर्डेटा, ये सारे जो मैं बोल सकती हूँ फाइलम है, संघ है, वो हमें यहाँ पर पढ़ने हैं। बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट हमारा होता है कंप्लीट। अब प्रॉपर स्टार्ट करेंगे हम नॉन कॉर्डेटा के फाइलम नेक्स्ट क्लास के अंदर। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।